बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम रियल एस्टेट सेक्टर के मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, ये सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। पंजाब गवर्नमेंट का अगर देखा जाए तो इनका भी रवैया को वफाकी गवर्नमेंट से मुख्तलिफ नहीं है। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मलक उस्मान साहब हैं। ये सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है अल खिदमत ग्रुप के। पहले इनसे बात करेंगे, कुछ एलडीए की जो कारकर्दगी है वो भी इनसे पूछेंगे, और जो इस वक्त मिनिस्टर हाउसिंग हैं उनका जो रवैया है वो भी जो लाहौर की कम्युनिटी है, डीलर कम्युनिटी, उनके साथ भी कोई इतना अच्छा नहीं है। देखा जाए तो बहुत सी उम्मीदें थी इस पंजाब गवर्नमेंट से आवाम को, उस होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वफाकी गवर्नमेंट ने तो जो पॉलिसीज़ बनाई उसके ऊपर तो पूरी कौम को एतराज़ है, और इम्पोर्ट गवर्नमेंट ने जो इस वक्त मुल्क की मईशत का हाल कर दिया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को इख्तियारात मिले हैं, उसके तहत पंजाब गवर्नमेंट अपने तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर को काफ़ी हद तक रिलीफ दे सकती है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो पंजाब गवर्नमेंट भी डीलर्स को कोई भी किसी किस्म का रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। दूसरा, हम एलडीए सिटी पर भी बात करेंगे। एलडीए सिटी एक पंजाब गवर्नमेंट का ही मंसूबा है जो एलडीए के तहत चल रहा है। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा काम के अंदर सुस्ती दिखाई देती है, काम उस तरह तेज़ी से मुकम्मल नहीं हो रहा। बल्कि मैं देखता हूँ कि एलडीए के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो आम डेवलपर या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी की निस्बत बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार रहते हैं, और लोगों को बहुत ज़्यादा देर तक इंतज़ार करना पड़ता है। ब्रेक के बाद उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे मलक उस्मान साहब से कि मलक साहब को पूछेंगे कि इस वक्त जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं उससे कहाँ तक आपकी जो मुशावरत हुई है उसमें कोई बेहतरी है, या जो चीज़ वो आपसे डिमांड कर रहे हैं वो मुमकिन है? क्योंकि इस वक्त मुआशी हालात तो पाकिस्तान के बहुत कमज़ोर हैं, और इस दरमियान में पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो कोई भी सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। मलक उस्मान साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। जी, थैंक यू सो मच असद काजी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। जी, अच्छा। आपने हमें हमेशा जी जी, जी जी बिल्कुल, हम आपको गायब गायब मौका देते रहेंगे। और ये हमारा जो चैनल है वॉइस न्यूज़, ये पाकिस्तान की आवाज़ है, और कोशिश यही हमारी होती है कि हर उस तबके की आवाज़ को इक़्तिदार बाला तक, हुकाम बाला तक हम पहुँचाएँ जिनकी आवाज़ वैसे आम बंदे की डायरेक्टली नहीं पहुँच पाती। तो मीडिया एक ऐसा ज़राए ब्लाग है जिससे हुकाम बाला तक आपकी आवाज़ पहुँचती है। तो प्रोग्राम का मैं आगाज़ करता हूँ। मुझे बताइएगा, आपकी मीटिंग चल रही है गवर्नमेंट से, वफाकी गवर्नमेंट से भी और सूबाई हुकूमतों से भी, क्या देखते हैं क्यों इस रियल एस्टेट सेक्टर को जानबूझ कर दबाया जा रहा है? आप क्या इसमें बदनीति देख रहे हैं? मैं सबसे पहले फिर असद काजी साहब आपका मशकूर हूँ कि आप हमेशा जहाँ पे कोई जुल्म, ज्यादती या कोई ऐसा अमर जिससे मुआशी तौर पे उस सेक्टर को, कारोबारी सेक्टर को प्रॉब्लम आए, आप उसकी हमेशा आवाज बने हैं। थैंक यू। और स्पेशली प्रॉपर्टी सेक्टर में क्योंकि हम लाहौर में लाहौर एसोसिएशन के हवाले से और जौहर टाउन और तमाम लाहौर की डीलर्स बरादरी के हवाले से मसाइल को हमेशा हल करने के लिए कोशिश रहते हैं। अनफॉर्चुनेट इस बार बहुत मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मसाइल का हल टेबल पे बैठ कर होता है, और हमारे जो इस वक्त मौजूदा पंजाब में और वफाक में दोनों तरफ जो हुक्मरान है वो एक ही शायद सिटी बजाई जा रही है कि हमें अवाम के मसाइल सुनने के या किसी भी सेक्टर के मसाइल सुनने से कोई सरोकार नहीं है। हमारी बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हमने ऑफिशियली लेटर्स भी लिखे हैं। अभी हमारे साथ जो एलडीए ने पूरे लाहौर के साथ किया है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जो अथॉरिटी कमेटी ने, मैं समझता हूँ कि आंखें बंद करके और ये फैसले जो बंद कमरों में किए गए, ना किसी स्टेक होल्डर से पूछा गया, ना किसी स्टेक होल्डर्स को इसका मावन बनाया गया। देखिए, 5,500 रुपए की जो एनओसी फीस होती थी पर मरला, उसको 5,000 रुपए लेके चले गए। जो 7,000 रुपए पर मरला ट्रांसफर फीस होती थी वो 15 से 18,000 रुपए पर मरला लेके चले गए। देखिए, ये एक पॉइज इंजेक्शन देके किसी को एकदम से मार देना, ये एक जुल्म है। हम नहीं कहते कि यार इसको ना बढ़ाते, अगर बिल्कुल ये बढ़ाना मकसूद था तो इसमें ग्रेजुअली एलडीए के अथॉरिटी जो है वो बेहतर फैसले कर सकती थी, जिससे इस सेक्टर को
इतनी प्रॉब्लम्स ना आती। इससे क्या हुआ नुकसान, एलडीए का रेवेन्यू जनरेट होना कम हो गया, वहां पे ट्रांजैक्शंस का अमल पहले से कम हो गया, वॉल्यूम नीचे आ गया, और तमाम लाहौर के डीलर्स जो इनकी एलडीए की सोसाइटीज को मुतारफ करवाने में तकदो करते थे, वहां प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए क्लाइंट को मुतवज्जो करते थे। अब एक आम क्लाइंट यहाँ पे क्यों आएगा भाई, वो प्राइवेट सोसाइटी में जाएगा। एलडीए में तो पहले, इससे पहले मसाइल का घर है, एक एनओसी एक बार कराएं तो साल बाद उसको अगर डेट खत्म हो तो कहते हैं दोबारा फिर कराएं। ये तो यहाँ पे ऐसा निजाम है कि आपने एक साल बाद वहां पे जाके नया अकाउंट खोलना है एलडीए में। तो भाई जब तक ये एक मुतवाजन और एक मुतवसत तबके के बारे में नहीं सोचा जाएगा, उस वक्त तक निजाम ठीक नहीं होगा। हमारे मियां असलम इकबाल साहब, उनकी बड़ी मैं इसी पर रहूंगा, ग्रहण कदर निगाह में है, वो बहुत लाहौर की एक नामवर पर्सनैलिटी है, वो पब्लिक के काम आने वाले लोगों में से हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट यकीन जानिए कि इस बार उनकी तरफ से हमें मायूसी है कि वो पब्लिक की आवाज नहीं बनी इस मामले में। अच्छा एलडीए के जो रेट्स बढ़े हैं इस मामले में। बिल्कुल। अच्छा मलसा, मैं इसी की तरफ आना चाह रहा था कि जो साबका अगर कह लें पीटीए की गवर्नमेंट थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, उस गवर्नमेंट में काफ़ी हद तक रियल एस्टेट सेक्टर को अगर देखा जाए अमनिस्टी स्कीम दी गई और बहुत ज़्यादा फेवर की गई और इंडस्ट्री चल पड़ी थी। लेकिन जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, पंजाब गवर्नमेंट तब्दील हुई, इस दरमियान में मुझे पता है पंजाब के अंदर उस टाइम मियाँ महमूद रशीद साहब थे और अब मियाँ असलम इकबाल साहब हैं। दो ओहदे लेकर बैठे हुए हैं, एक वज़ीर हाउसिंग हैं और दूसरा साथ में वाइस चेयरमैन एलडीए भी हैं। तो अगर मैं इनसे उम्मीद लगाए बैठा हूं तो मैं ये समझता था कि वो बंदा एक टाइम में लाहौर के अंदर डिलीवर कर सकता है, एक वज़ीर भी हो और साथ वाइस चेयरमैन भी हो और फिर एलडीए के मामलात को भी देख रहा हो। तो एलडीए में कोई बेहतरी मुझे तो नज़र आ रही थी, लेकिन आपको कोई लगी कि क्या इनकी कारकर्दगी में कोई फ़र्क पड़ा या वैसे क्या वैसा ही है, एलडीए में कोई फ़र्क नहीं नज़र आया आपको? देखें, जब जैसे ही वो इस ओहदे पे आए, उन्होंने आते ही बहुत सारे मसाइल को कीन देखा। उन्होंने एलडीए में खुली कचहरी लगाई, लोगों के मसाइल सुने। ठीक है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि उसका फुकदान होता गया, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे एलडीए में बैठे जो लोग हैं उन्होंने सब अच्छे की बात सुना दी और एक ऐसा अमल करवा दिया अथॉरिटी के हाथों ही कि आज एक ट्रांसफर करवाने के लिए आपको अगर पहले वही ट्रांसफर जो 4 लाख में होती थी आज वो 10 लाख में हो रही है, क्योंकि वो एंड यूजर वो परचेजर ने देना है। देखिए हम तो बिजनेसमैन है जी, हमने चीज लेनी है, हमने तो किसी को ट्रांजैक्शन करके बेचनी है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि वहां पे एक यतीम जिसका बाप फोत हो गया, वो अपनी विरासत का लेटर लेने के लिए आएगा, उसके ऊपर भी फीस लगा दी गई। यानी कि एक ऐसा अमल शुरू कर दिया गया कि जो लोगों को रिलीफ देने का सिलसिला था उसको क्लोज कर दिया गया और लोगों को यहाँ से भगाने के लिए या न जाने क्या पॉलिसी है मुझे समझ नहीं आई। मियां असलम इकबाल साहब मैं समझता हूँ एक बड़े कैपेबल आदमी है और वो अपने ना सिर्फ हल्के की बल्कि लाहौर की एक विजिबल पर्सनैलिटी है बहुत, और वो शायद इस पे क्यों नहीं आवाज उठा सके या उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई। पूरे हम डीलर कम्युनिटी लाहौर जो है तमाम मलक साहब उनके पास इख्तियारात हैं और देखा जाए तो डिप्टी सीएम है और इतने इख्तियारात के बावजूद अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिलना तो फिर ऐसे ओहदों की, ऐसे पोस्टों की हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। देखिए मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि एक कैपेबल आदमी अगर कोई काम नहीं कर सकता आवाम को डिलीवर करने के हवाले से, अब एक घर का नक्शा पास कराने की पहले फीस थी लेट्स सपोज 35,000 रुपए में नक्शा पास हो जाता था, 25-30 हजार रुपया फीस थी, 15-20-25 हजार। अभी वही ट्रांजैक्ट हो रही है 75 to 80,000, यानी कि डबल से भी ज्यादा कर दिया गया, डबल से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। यार मुल्की हालात, ये कल पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमे की बुनियाद पे बना है, ये पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ता क़यामत कायम रहेगा। मैं सिर्फ फिर एक बार बाबर करूंगा, और वो बिल्डिंग पीरियड का एक जुल्म, 5 मरला और 3 मरले का बिल्डिंग पीरियड 2014 में नून लीग की गवर्नमेंट ने उसको गरीब आदमी के लिए खत्म कर दिया, इन्होंने फिर उसको बहाल कर दिया। कुछ समझ नहीं आती पॉलिसीज यहाँ पे डे बाय डे, यानी कि एसओपीज को चेंज करने से, ऐसी पॉलिसीज लाने से लोगों का
जो इन्वेस्टमेंट्स का फुकदान होगा, और जो लोग, जो एक आम आदमी एक घर बना के बैठा हुआ है, वो अपने घर में रह रहा है, ठीक है, लेकिन वो प्लाट तस्वर किया जाएगा जब तक उसका कंप्लीशन नहीं होगा। एक आम आदमी वहां पे जाके कंप्लीशन के लिए जब दरखास्त देता है, तो वो कंप्लीशन की दरखास्त देने के बाद जिस प्रोसेस उसको गुजरना पड़ता है, वो यकीन जानिए एक बड़ा पेनफुल अमल है। तो मतलब साहब ये वो एनओसी की ज़रूरत क्यों आप पड़ती है? मुझे ज़रा बताएं कि मुझे घर सेल करना है या किसी को देना है, उसके लिए एनओसी लाज़िम व मलज़ूम है? बिल्कुल लाजमल मलजूम है। हमने हमने इनसे ये दरखास्त की थी कि आप इस एनओसी को एक बार करवा लें। एक बार जो एनओसी क्लियर हो जाए, जिस प्रॉपर्टी का एनओसी मिल जाए, उसको फॉर एवर क्लियर कर दें। दोबारा सिर्फ उसका एनडीसी हो कि जिसके मुतालिक जो ड्यूज हैं, कोई थोड़े बहुत जो भी हो, थोड़े बहुत जो ड्यूज होते हैं क्लीनिंग के या सफाई, जो भी जिस तरह सोसाइटीज में चलता है काम, उस तरीके पे इसको पैटर्न पे ले आए। लेकिन एनओसी साल बाद दोबारा फीस जमा कराएं, एनओसी 3 साल के लिए लेना है, 3 साल की फीस जमा कराएं। मैं ये एक अपने अपने हाथ से किए हुए काम को खुद ही चैलेंज कर रही है एलडीए। ओके। अपने हाथ से एनओसी दे रहा है और साल बाद कह रहा है जी नहीं, अब आप दोबारा आए, हम इसको नहीं मानते, आपको दोबारा देखेंगे। अच्छा, क्या आपके अंदर कोई नई बीमारी तो नहीं पैदा होगी? मैं वन विंडो पे गया हूँ, पता चला जी अब सबसे पहले जो शनाख्ती कार्ड है, मतलब CNSE है, वो वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद अगला प्रोसीजर होगा। फिर मैंने देखा इतने टैक्सेस लेने के बावजूद पूरे जो टाउन के अंदर अब कुछ रोड्स के ऊपर काम होना शुरू हुआ है, अभी भी जगह जगह कूड़ा नज़र आता है मुझे। प्राइवेट सोसाइटी की डेवलपमेंट देख रहे हैं और ये LDA की सोसाइटी की डेवलपमेंट देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो टैक्सेस कहाँ लग रहे हैं, उसका फ़ायदा किसको हो रहा है, ये समझ से बाला तार अभी तक। ये तो जनाब वाने बाला में बैठे लोग ही बता सकते हैं, मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि हाँ, अगर आप एलडीए विंडो की बात करें, जो आईडी कार्ड स्कैन होता है, देखिए जो अप्रिशिएटेड काम है, ये काम ठीक हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन जिसने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, वो अगर आगे अपना एनआईसी जो है वो रिकॉर्डेड उसको करवाता है, तो दैट्स गुड। इसमें उसकी भी बेहतरी है, लेने वाले और बेचने वाले दोनों के लिए बेहतरी है। ये काम, ये प्रोसेस, ये अनवैलिड नहीं है। इन प्रोसेस को होना चाहिए, एसओपीज ऐसे ही होने चाहिए। मगर सवाल से ये है कि इन सारे प्रोसेस को करवाने के बाद जो एक ऊपर आके क्यों लगा दी है इतने ज्यादा टैक्सेस की, ट्रांसफर फीस की, बिल्डिंग पीरियड की, नक्शा फीस की, ये एक जुल्म हुआ है। ये मैं समझता हूँ कि इस अथॉरिटी ने मौजूदा हालात में, जिस तरह के प्रॉपर्टी सेक्टर के हालात जा रहे थे, बिल्कुल गला दबाने वाली बात कर दी। अच्छा, इसके दरम्यान में मैंने देखा है जो इनके इंस्पेक्टर हैं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं, वो जाके अपनी दिहाड़ियाँ लगा कर आ जाते हैं। लोग काम तो वही है जो हो रहा है, कमर्शलाइजेशन उसी तरह हो रही है। और आप देख लें रोड्स के ऊपर गैर कानूनी तजावज़ात उसी तरह बन रही हैं, तो कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं। कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी आप देखें वो रिवाइज हुई है, अब जॉर्ज टाउन के अंदर ये इस पॉलिसी का कोई आम आदमी को या इन्वेस्टर को फ़ायदा हो रहा है? देखें जी, बात ये है, मैं समझता हूँ कि गुलबर्ग बहुत पुरानी सोसाइटी है बिल्कुल काजी साहब। आज तक वो पुरसाने हाल जो उसका है, वो कभी आप घूम के देख लें। नहीं गुजरना जौहर टाउन में इतनी मेन बुरे वार्ड्स मौजूद हैं। ये अमाजगा बनी हुई है रेडियो की, ये अमाजगा बनी हुई है आपके लगे हुए रेडियां लगी हुई हैं पूरा क्रिकेट की बड़ा सड़कों पे। और आप कभी करोड़ों की प्रॉपर्टी एलडीए की अपनी पड़ी है, आप कभी ये एम्पोरियम के अंदर वाली साइड पे जाएं तो ना उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, झुग्गियों का भरमार है वो, बिल्कुल। और वहां पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो यहाँ पे वो आप देखें कि ऐसा एक यानी कि इतना फंड इकट्ठा करने के बावजूद भी हम जो के तू ही है, यानी कि वो पंजाबी कहते ने ना कि ना वसिया ना वसन देंगे, ते इथे ना तरक्की हो रही है ते पैसे आ रहे हैं ते बस पता नहीं किथे जा रहे हैं ते वाने वाला ही। अच्छा मल साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगा। शॉपिंग अरीना हमने देखा है, वो अच्छा खासा उसके ऊपर फंड्स लगे हुए हैं, डेवलप हो चुका है, एक नई मार्केट खुल सकती है, उसको अभी तक यूज़ नहीं किया गया। PI रोड के ऊपर नजायज़ तजावज़ात की वजह से कुछ ना कुछ ऑपरेशन किए गए, लेकिन वो खंडराट का मंजल पेश कर रहे होती हैं पूरी की पूरी दुकानें। और दूसरी बात यह है कि मुझे बताएं, LDA सिटी पर हम बात करेंगे, LDA सिटी का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं कि उसका हाल भी जुबली टाउन और LDA एवेन्यू 1 की तरह ही आप देख रहे हैं? One of the best project in LDA. अच्छा, जी वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा मलिक साहब, अभी मेरी आपसे यही बात हो रही थी कि वाकई LDA सिटी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा मनसूबा है,
लेकिन क्या वो मंसूबा भी LD एवेन्यू 1 की तरह और जुबली टाउन की तरह ही आपको नज़र आ रहा है, या फ्यूचर उसका आपको अच्छा नज़र आ रहा है? जी मलिक साहब। सर देखिए असद भाई, जी। जिस तरह के अभी इन्होंने हालात क्रिएट कर दिए हैं एलडीए ने, उसकी डेवलपमेंट का फुकदान हो गया है वहां पे। अभी उस पे तानजर सानी कोई दूर दूर तक को बेहतरी के असरात के लिए कोई मामलात या कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की जा रही। अच्छा। तो अगर ऐसा फंड्स तो जारी होने को सुन रहे हैं, लेकिन अभी काम कोई शुरू हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अगर ये हालात रहे तो फिर वो आप समझेंगे एलडी एवेन्यू और जुबली वाला, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी, एलडीए का बेहतरीन प्रोजेक्ट, और हर लिहाज से अगर सिर्फ उसके ऊपर डेवलपमेंट के हवाले से काम किया जाए तो आप यकीन जाने वो लाहौर का मिनी सेकंड डीएचए है। लाहौर के पैरेलल दूसरे डीएचए के सामने फेसिंग एक 5 मरला 10 मरला में बेहतरीन लोकेलिटी घर बनाने के लिए, काम बंदे के लिए सेकंड डीएचए का नाम देता हूं मैं उसको, एज लाइक डीएचए, कि वो इतनी अच्छी जगह पे उसकी लोकेशन मौजूद है। अच्छा, अभी अगर देखा जाए तो LD सिटी ने वहाँ पर नया पाकिस्तान एक अपार्टमेंट दिए थे। मैंने वो देखा, पिछले दिन में विज़िट करके आया, मैंने कुछ फुटेज भी बनाई। वो प्रोजेक्ट भी इस टाइम टोटली बंद पड़ा हुआ है, और वहाँ पर देखा जाए तो चंद मज़दूर ही मुझे नज़र आए हैं, और जो वहाँ पर काम हुआ है वहाँ पर भी अभी जंग आलूद सारा सरिया हो चुका है, वो बर्बाद हो चुकी है तमाम साइट। तो इसका नुकसान तो आम आदमी को हुआ, आम पाकिस्तानी को हुआ, जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर लगाई थी। तो हुकूमती तब्दीली के साथ साथ ओवरऑल पाकिस्तान को नुकसान हुआ और आवाम को नुकसान हो रहा है। सर देखें, ये जो इस वक्त हुकूमत वक्त और एलडीए में जो बैठे अफसराने बाला हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अगर जनरल पब्लिक के लिए, खुदा को भी एक दिन इंसान ने जवाब देना है। मैंने आपसे प्रोग्राम शुरू होते पहले ही नाम लिया जिनका, मियां असलम इकबाल साहब, मैंने आपसे पहले उनके बारे में कहा कि लाहौर की पब्लिक उनको गरां कदर बड़ी अच्छी निगाह से देखती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके इस पैनल के थ्रू, आपके इस चैनल के थ्रू उनसे कि वो ये सुनने के बाद जरूर इस पर कोई कारबंद अमल होंगे, और एक जिस तरह आते ही उन्होंने एलडीए में एक भरपूर पब्लिक की फैसिलिटीज के लिए डेस्क लगवाए, वहां पे विंडो का निजाम अच्छा करवाया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने आते ही एक अच्छा अमल करवाया। वो इन मसाइल को भी बेहतर करने के लिए एक भरपूर, वो बहुत रोड मास्टर टाइप लीडर है, वो खुद निकल जाते हैं। तो वो मैं उनसे इल्तिजा भी करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि ये अगर उन तक ये तवस्सुस पहुंचे तो वो इसके बाद जरूर इन सारी चीजों पे पैरा अमल होंगे और बेहतरी के लिए कोई आवाज उठाएंगे। मैं उनका मशकूर हूंगा अगर वो सुनने के बाद ऐसा अमल करेंगे। नहीं तो लाहौर की आवाम भी पिस रही है और डीलर बरादरी भी पिस रही है। लेकिन मलिक साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने देखा है मिनिस्टर हाउसिंग सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो इस टाइम पोस्ट है, और इसके अंदर देखा जाए तो पूरा पंजाब आता है। पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग के शोबे को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। हाउसिंग सोसाइटी तो फिर भी कोई अच्छे तरीके से डेवलप कर रही हैं। मैंने अभी देखा है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, जितने भी इनके उम्मीदवार हैं, MPA हैं, जो आगे टिकट होल्डर हैं, वो तरक्याती काम करवा रहे हैं। यकीन जाने गलियां, सड़कें, सीवरेज और बहुत कुछ इन्होंने हर इलाके में एक तरक्याती स्कीमें हैं वो अनाउंस की हुई हैं। पूरे लाहौर की आबादी, पूरे पंजाब की आबादी बेहंगम बेतरतीब बढ़ रही है। मैं ये कहता होता हूँ कि अगर ये डेवलपर को फैसिलिटेट करें और उनके साथ एक बाई लॉज तय कर लें कि रोड जो है, वो गली जो है कम अज़ कम 50 फुट की गली होगी, और ये स्टैंडर्ड तय कर लिया जाए पूरे पंजाब के अंदर। लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं है। इन लोगों ने, मुझे यहाँ तक लगता है कि आप मिनिस्टर हाउसिंग हैं, आप वाइस चेयरमैन LDA लगना चाह रहे हैं क्या, कि मतलब यहाँ कोई दाल बांट रही है, यहाँ पर कोई सोने की कान निकल आई है, कि आप LDA में ही आकर टाइम देना चाह रहे हैं। जो लोग इससे पहले LDA को चला रहे थे, बहुत अहसन तरीके से चला रहे थे। आप भी जानते हैं कि जो साबका वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान, उन्होंने 2.5, 3, पौने 4 साल LDA को बहुत बेहतर तरीके से चलाया, और जो नया मास्टर प्लान आया है उसके अंदर भी उनकी ग्रां कदर खिदमात हैं। इस जो मौजूदा गवर्नमेंट PTI की है, अब वो मास्टर प्लान में अगर देखूं तो अगले 30 साल का कम से कम ये नया मास्टर प्लान है जिसको लाहौर देखकर लाहौर की डेवलपमेंट होनी है। लेकिन अगर उसी तरह ही बेतरतीब आबादी बढ़ती रहनी है, जहाँ पर कोई निगरानी नहीं होनी, जहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होना, तो इस मास्टर प्लान का भी कोई फ़ायदा नहीं होना। तो बहरहाल ये मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा। उस्मान साहब, मैं नेक्स्ट भी आपको एक किसी प्रोग्राम में इनवाइट करूँगा, हमारे प्रोग्राम में लाजमी शिरकत कीजिएगा। अभी यहाँ पर मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है।
लेते हैं यहाँ छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं। ये एलडी सिटी के जनरल मैनेजर भी रहे हैं और अब एलडी जो सिटी है उसके प्रोजेक्ट को भी देख रहे हैं। मैं उनसे ज़रा पूछता हूँ कि वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क कैसा हो रहा है, और वहाँ पर कुछ चाइना कटिंग भी देखने में आई है, कुछ मिट्टी चोरी भी हो रही थी, और इसके अलावा वहाँ पर जो काम में सुस्त रवि है उसकी क्या वजूहत है। मोहम्मद ज़ुबैर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया गाइस साहब आपका। ओके ज़ुबैर साहब, सबसे आप पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मौका दिया अपने इस प्रोग्राम के अंदर। जी जी, हम आपको दोबारा भी मौका देते रहेंगे। तो मुझे आपको जी जी, अच्छा, मुझे सवाल आपसे यही करना है कि अभी आप ऑन ग्राउंड वहाँ एलडी सिटी की साइट पर मौजूद होते हैं। डेवलपमेंट वर्क जो गवर्नमेंट ने इस टाइम फंड्स दिए थे, उनकी वजह से कुछ तेज़ी आई थी, लेकिन अब क्या सूरत हाल है? मेरे ज़रा नाज़रीन को बताइए कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो बड़े परेशान रहते हैं कि एलडी के जो मंसूबे होते हैं वो बर वक्त जो है ना वो तकमील पर नहीं पहुँच पाते हैं। जी बेसिकली ना इसके अंदर जो एलडीए सिटी जो फेज 1 है ना, उसके अंदर जिना सेक्टर और इकबाल सेक्टर, दो इन्होंने सेक्टर बनाए हैं। जिना सेक्टर के अंदर अप्रोक्सीमेटली तकरीबन कोई 14,000 प्लॉट होल्डर हैं जिन्होंने एलडीए सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, स्टेक होल्डर्स हैं। अब जिना सेक्टर के अंदर जो डेवलपमेंट का काम है ना, वो पहले थोड़ा सा तेज था, फंड वगैरह आ रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा ना सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह यह है कि फंड की कमी है और इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है ना वो भी स्लो है, इतना एफिशिएंसी के साथ काम नहीं हो रहा। और एक वजूहत ये भी है कि जो जिना सेक्टर है उसके अंदर तकरीबन कोई 1800 से 2000 कनाल लैंड ऐसी है कि जो अभी वो फंड की कमी से डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर काफी पैच हैं जो स्कैटेड हैं, और अभी तक वो जो फर्में डेवलपमेंट का काम कर रही हैं उनको वो लैंड मुहैया नहीं की जा सकती, और जिस वजह से ना अभी डेवलपमेंट का काम वहां पे शुरू नहीं हुआ। अच्छा मोहम्मद ज़ुबैर, मुझे ज़रा और बताएं कि जब लैंड सेक्टर के अंदर अच्छा जो अभी अच्छा, आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैंने पूछा कि जब सेक्शन 4 और 5 लग जाता है तो ये जितना एरिया है 50-60 हज़ार कनाल का पूरा एक मनसूबा है, पूरी की पूरी लैंड तो अक्वायर कर ली गई थी। अब वो जो लैंड आप कह रहे हैं बची है, वहाँ पर कब्जा किन लोगों का है और वो कब्जा क्यों नहीं छुड़वा पा रही एलडीए इस टाइम? जब देखें, जब सेक्शन 4-5 लगता है ना, जैसे अब हम एग्जांपल ले लेते हैं ये चनाब रोड की, चनाब रोड के ऊपर सेक्शन 4 लगा, 5 लगा, 6-7 इवन के सारे अवार्ड हो चुके हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी जो वहां पे इन्फोर्समेंट का काम है ना वो सुस्त रवि का शिकार है। और उसके साथ ही ना डबल सी ब्लॉक है जहाँ पे तेजी से चाइना कटिंग वाकया हो रही है, और जो अपनी सिक्योरिटी एलडीए की है वो बिल्कुल खामोशी का बुत बनी हुई है, और टाउन प्लानिंग का बिल्कुल वहां पे कोई रोल नजर ही नहीं आ रहा। और जो लोगों ने प्लॉट लिए हुए हैं उनके प्लॉटों के अंदर लिटिगेशन, चाइना कटिंग्स काफी ज्यादा होती जा रही है। बेसिकली जो आपका सवाल है ना ये सेक्शन 4-5 का, ये सेक्शन 4-5 तो तब लगता है जब एलडीए फंड मौजूद होते हैं। ठीक है, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को जो वो फंड डिपॉजिट होते हैं, सेक्शन 4-5 लग जाता है, लेकिन उसके बाद एलडीए का इंटरनल प्रोसेस होता है, उसके ऊपर भी ना काफी स्लो है काम। अच्छा, तो अभी मैंने देखा जब ये इस टाइम मौजूदा जो डीजी एलडीए है आमिर अहमद खान, मेरा अच्छा तजुर्बा है, उनके साथ मुलाकात भी अच्छी रही है, रिलेशन भी ठीक है। तो मुझे याद है वो एलडी सिटी के डायरेक्टर होते थे और इनको एलडी सिटी का जो तजर्बा है काफ़ी, और अब चूंकि एलडीए का डीजी बनकर वो आए हैं और इस वक्त ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो मैं बहुत पुरुमीद था कि अब वो एलडीए के अंदर तेज़ी आएगी, क्योंकि एलडीए के सिटी के जो मनसूबा है उसको ये अच्छी तरह समझते हैं। तो पहली बात यह है कि मैंने वो इसकी तरफ तवज्जो मबजूल करवाई थी कि चाइना कटिंग हो रही है, लोग अपने तौर पर वहाँ प्लॉटिंग करके प्लॉट बेच रहे हैं और लोग वहाँ पर अपने घर भी तामीर कर रहे हैं। तो कल को जब आप लोग वहाँ पर एलडी सिटी का मनसूबा या डेवलपमेंट लेकर आएंगे तो ये जो दही इलाके हैं, ये जो आम घर जो नक्शे के बगैर बन रहे हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस टाइम कोई तवज्जो ही नहीं है एलडी सिटी की तरफ, और फिर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है उसकी कोई तवज्जो नहीं है, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। लोग जिस तरह चाहते हैं मट्टी चोरी का लेके जा रहे हैं और बड़े बड़े गहरे गड्ढे बन चुके हैं।
तो ये बड़े कल को मसाइल बनेंगे जब भी लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर होंगे। जी बिल्कुल कैसे भी इसमें जो आमिर अहमद खान है ना, जब से वो आए हैं, एक तो उसमें ना एक चीज आई है कि जो लैंड एक्विजिशन का इशू था ना, टोटल 1800 कनाल लैंड थी जो इन्होंने एक्वायर करनी थी। वो फंड की कमी की वजह से ना इन्होंने सेक्शन 4 किया है, तकरीबन कोई 561 कनाल या 550 कनाल अप्रोक्सीमेटली। वो उस लैंड का इन्होंने फंड की कमी की वजह से सेक्शन 4-5 लगाया है, जो जिनकी वजह से रोड्स वगैरह डिफरेंट स्कैटेड रोड रुके हुए थे और डेवलपमेंट का काम थोड़ा सा ना स्लो था। अभी तक गो के सारी जो लैंड थी कि वो ली नहीं जा सकी, लेकिन इनमें इन्होंने एक चीज ऐड की है कि जो लैंड ओनर्स हैं उनको इन्होंने कहा है कि आप अपनी लैंड के अगेंस्ट ना फाइलें लगवा लें ताकि आपका जो बैलेटिंग के अंदर ना शामिल किया जा सके। अभी एलडीए प्लान कर रहा है कि तकरीबन 4th बैलेटिंग है वो एक्सपेक्टेड है फरवरी के अंदर होने जा रही है, उसकी पेश नजर ये काम कर रहे हैं। और फिर एक चीज ये जो आपने चाइना कटिंग का इशू रेज किया ना, इसमें कोई शक नहीं है कि जो शोभा टाउन प्लानिंग है ना उसका कोई अमल दखल नहीं है। और जिना सेक्टर के अंदर जो आपका G1 ब्लॉक है वहां पे काफी ज्यादा चाइना कटिंग देखने में आ रही है। और इसी तरह से इकबाल सेक्टर का जो ब्लॉक्स में CC ब्लॉक है वहां पे काफी ज्यादा चाइना कटिंग वजूद में आ रही है डे बाय डे। तो इसको एलडीए को चाहिए कि इनको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन को अपनी को स्ट्रॉन्ग करके इस चीज को रोके, क्योंकि जिन लोगों को बैलेटिंग के अंदर प्लॉट एलोकेट हो चुके हैं अब कल को इनको इन्फोर्समेंट करनी पड़ेगी तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, जैसे एलडीए एवेन्यू 1 के अंदर आई है या दूसरे इनके प्रोजेक्ट्स के अंदर आती है, तो काम डिले हो जाएगा उसकी वजह से। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही तरफ तवज्जो मबजूल कराई है कि आज तक एलडीए एवेन्यू 1 में इनको मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं, लोग कोर्ट्स में चले जाते हैं, स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, तो उसका ये होता है कि जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है उनको कब्जा पोजेशन नहीं मिलता। अच्छा, तो अभी बताइएगा जो डेवलपमेंट पार्टनर हैं उनका कितना रोल है या इस टाइम उनका रोल ख़त्म हो चुका है? बेसिकली जो डेवलपमेंट पार्टनर है ना वो अब काफी जो 2-3 डेवलपमेंट पार्टनर है वो तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे, बाकी जो काम कर रहे हैं वो भी ना बहुत कम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अब जब से इन्होंने प्राइवेट लैंड ओनर्स को इसमें शामिल किया है ना, तो वो मार्केट के अंदर ना कोई स्टेबिलिटी नहीं आती, प्राइस कंट्रोल और काफी इश्यूज है, तो जिस वजह से लैंड ओनर्स काफी ज्यादा लैंड दे रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट पार्टनर यहाँ पे लैंड देते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा, चलें आखिरी सवाल मुझे बताएं, अभी कोई इन्वेस्टमेंट का मौके हैं वहाँ पर, लोग अभी ख़रीदारी करें तो उनको कोई प्रॉफिट लग सकता है या बिल्कुल ब्लाइंड, या लोग अभी खामोश ही रहें? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए लोकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो लाहौर का जो मेगा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर रिंग रोड के 3 इंटरचेंजेस हैं, जो एक काना इंटरचेंज है, एक हल्लो की इंटरचेंज है जो कि फंक्शनल है, और तीसरा इंटरचेंज जो है वो एलडीए सिटी इंटरचेंज है 300 फीट रोड जेलम रोड के ऊपर जो बनेगा वो भी इसको लगेगा। और यहाँ पे इस वक्त किसी भी रिहायशी सोसाइटी से अगर हम कंपैरिजन करें ना, बड़ी लीस्ट प्राइसेस हैं। आप इमेजिन करें कि यहाँ पे इतनी लीस्ट प्राइसेस हैं कि किसी भी प्राइवेट सोसाइटी से आप कह लें कि तकरीबन कोई 60-40% तक प्राइसेस हैं। और यहाँ पे एक चीज बड़ी पॉजिटिव है कि एलडीए का प्लान है कि इन्होंने जून 2000 फाइनेंशियल ईयर से पहले ना जिना सेक्टर के तकरीबन 6 से 7 ब्लॉक्स के अंदर पोजेशन डिलीवर करना है। वहां पे जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेजी से जारी है, लेकिन इसके साथ एक चीज ये भी है कि अभी तक वापडा के साथ जो ग्रिड स्टेशन बनना है वो इनका डिजाइन अप्रूवल नहीं हो सका, तो वो पेंडिंग जा रहा है। वैसे जो काम है उन ब्लॉक्स के अंदर जिनमें सी ब्लॉक है, डी है, ई है, एफ ब्लॉक है, एल ब्लॉक है और एम ब्लॉक शामिल है, जिनके अंदर काफी तेजी से काम हो रहा है, जिनमें जून के अंदर पोजेशन दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि जैसे ही पोजीशन दी जाती है तो प्रोजेक्ट्स के अंदर मैक्सिमम गेन उस वक्त आता है। कितने का प्लॉट मिल जाएगा? प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं उनमें सबसे ज्यादा जो गेन है या प्रॉफिट है वो एंड यूजर को मिलता है पोजीशन के वक्त। इस टाइम कितने का प्लॉट मिल जाएगा 5 मरले का इस टाइम ऑन ग्राउंड?
अब बात करें तकरीबन कोई 25 से 30 लाख रुपए का ऑन ग्राउंड प्लॉट 5 मरले का मिल जाता है एलडीए सिटी में। अगर 10 मरले की बात करें तो तकरीबन कोई 40 से 45 लाख रुपए की ब्रैकेट में प्लॉट मिल जाता है। और ये इसी तरह से डेवलपमेंट एक कनाल का ये तकरीबन डेवलपमेंट कोई चार्जेस के 70 से 75 लाख का प्लॉट मिल जाता है ऑन ग्राउंड, जहां पे डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है। ये डेवलपमेंट चार्जेस के साथ बता रहे हैं आप? हाँ, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली डेवलपमेंट चार्जेस के साथ। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने मेरे मेहमान की बातें सुनी। इसमें कोई शक नहीं है कि रिंग रोड के बिल्कुल ऊपर 3 इंटरचेंज लग रहे हैं। एलडी सिटी एक बहुत बड़ा मनसूबा है। फ्यूचर में हम देख पा रहे हैं कि अगर ये शहर आबाद होता है तो एक नया समझ लें कि लाहौर आबाद होगा। तकरीबन 70 या 80 हज़ार कनाल पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा सिटी बनने जा रहा है और इसके रोड्स बहुत खुले हैं। और फिर जब रिंग रोड से आपको अप्रोच बड़ी आसान हो और फिर डेवलपमेंट भी उसी तेज़ी से हो रही हो, तो फिर सरमायाकारी के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत आइडियल लोकेशन है। और फिर रेट जो अभी ने बताया वो 25 लाख, मतलब 5 लाख रुपए पर मरला। तो इस वक्त देखा जाए तो लाहौर में किसी भी हाउस सोसाइटी के अंदर 5 लाख रुपए फ़ी मरला का प्लॉट कहीं पे भी नहीं मिल रहा। तो ये एक बकौल इनके आइडियल टाइम है। बाकी आप विज़िट करें, खुद से जाकर देखें और फिर अपना जहन साजी करें। बाकी ये है कि मेरी कोशिश यही रहती है कि हम अपने जो नाजरीन हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई करें। जो भी कहीं पर भी धोखा फ़रेब भी हो रहा है, फ्रॉड भी हो रहा है किसी सोसाइटी में, उसकी भी हम निशानदेही करते हैं। और वॉइस न्यूज़ जो है वो तो पाकिस्तान की आवाज़ है और वो हर मतवसत तबके की और हर आदमी की आवाज़ बनता रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल फिर इसी टाइम इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।